स्वागत है साथियों आप सभी का। और आज हम डिस्कस करेंगे आज का एग्रीकल्चर ऑफिसर 2025 का पेपर। किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें आए हैं, किस प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन आए हैं और किस प्रकार के राजस्थान जीके के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो आने वाली वैकेंसी है डब्ल्यू कृषि पर्यवेक्षक, उनमें संभावना है कि इस प्रकार के प्रश्न आए। तो आप इस पेपर का पूर्ण रूप से विश्लेषण करें। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मारवाड़ का कौन सा दुर्ग 1562 ईस्वी में अकबर के आधिपत्य में चला गया था। तो 1562 में मारवाड़ का जो दुर्ग था वो मेड़ था, अकबर के आधिपत्य में चला गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेड़ था। मेहरानगढ़, सिवाना, बादरजू ये नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1562 में मेड़ता दुर्ग को अकबर ने अपने अधिकार में कर लिया था। अगला प्रश्न है, अढ़ाई दिन के झोंपड़े में हरी केली नाटक के अतिरिक्त किस रचना को खुदवाया गया था। चौहान वंश से स्थापत्य के बारे में प्रश्न है। चौहान वंश डब्ल्यू के सिलेबस में भी है और एओ के सिलेबस में भी है। तो हरी केली नाटक के अतिरिक्त जो विग्रह राज चतुर्थ है चौहान वंश के सबसे शक्तिशाली शासक, और ललित विग्रह राज सोमदेव की जो रचना है उसको भी अढ़ाई दिन के झोंपड़े में हरी केली नाटक के अतिरिक्त इस रचना को खुदवाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ललित विग्रह राज। फेनोरमा बुक आप अगर पढ़ रहे हो तो वहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप उसी को पढ़िए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान अजमेर में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया गया। ये मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न है। कितने प्रश्न आए, दो प्रश्न आए इसमें। और पहला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान अजमेर में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदकरण शारदा, जिन्होंने कोऑपरेटिव मूवमेंट पर बल दिया, सहकारिता पर बल दिया, विदेशी वस्तुओं का विरोध किया कि स्वदेशी अपनाएंगे हम तो और उसका आंदोलन का पूरा असहयोग के दौरान जो नेतृत्व किया था वो चांदकरण शारदा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से मेर विद्रोह का प्रमुख कारण कौन सा था। मेर विद्रोह मेर भील ये विद्रोह क्यों करेंगे। इन्होंने विद्रोह इसलिए किया साथियों, न इन पे राजाओं ने कुछ किया, न स्थानीय जमींदारों ने यहाँ पे कुछ किया, न कोई और कारण था। ये अंग्रेजों ने इनके जो नियम थे खुद के, उनके सामाजिक गतिविधियों को नियंत्रण करने के लिए प्रयास किया तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय जमींदारों को बढ़ता हस्तक्षेप नहीं, महाराणा नहीं, इनके क्षेत्रों में सड़क निर्माण नहीं, उन पर ब्रिटिश नियंत्रण का प्रयास। इजी प्रश्न था। निम्न में से किस पुरा स्थल से यूनानी चिन्हित मुद्राएं प्राप्त हुई है। यूनानी चिन्ह वाली मुद्राएं प्राप्त कहाँ से हुई है। अहिरवाड़ा, दरीबा, जोधपुरा नहीं, जोधपुरा से नहीं, दरीबा ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे खनिज है। अहिरवाड़ा आहड़ से अपने हुई है प्राप्त। अच्छा प्रश्न है, राइट आंसर हो जाएगा। आहड़ के संबंध विदेशियों से थे, उनकी मुद्राओं पे लेपा से लाजोली लिखे हुए मिलते हैं, लाजोली। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा आहड़। दूसरा प्रश्न फिर सभ्यता से। तो साथियों सभ्यता को अच्छे से पढ़ना है। गणेश्वर जोधपुरा कॉपर कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस किस मर्द बांड से संबंधित है। गणेश्वर व जोधपुरा से। तो गणेश्वर का मुझे याद है कि 11वें रंग के मर्द बांड, गय से गणेश्वर और गय से 11वें रंग के मर्द बांड। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा 11वें रंग के मर्द बांड। डायरेक्ट दूसरा देखना ही नहीं। गणेश्वर जोधपुरा कॉपर कॉम्प्लेक्स में से किस प्रकार के मर्द बांड मिले। तो 11वें रंग के मर्द बांड मिले थे। काले व लाल रंग के मर्द बांड आहड़ से मिले थे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से बूंदी के किस शासक का श्रीनाथ जी की सेवा करते हुए चित्रांकन बूंदी के महल में स्थित चित्रशाला में है। बूंदी की चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो आप इसका आंसर सही कर पाओगे। तो चित्रशाला का निर्माण उमेद सिंह जी ने करवाया था। तो उसमें श्रीनाथ जी की सेवा करते हुए चित्र किसका मिलेगा, उमेद सिंह जी का।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उमेद सिंह। चित्रकला से अच्छा प्रश्न पूछा गया है। 76 साल इन्होंने तो रंग महल का निर्माण करवाया था। तो आगे चलते हैं साथियों, वाद्य यंत्र का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। निम्न में से लोक वाद्य यंत्रों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं है? वाद्य यंत्र जो पेनोरमा में दे रखा है एक सारणी बना के, उस उनको रट लेना बस। वो ये प्रश्न उसी सारणी से डायरेक्ट, एक भी अगर आपको पता नहीं है तो आप इस प्रश्न को नहीं कर पाओगे। पूंजी अलगोजा पता है कि नड मशक नहीं है, तो देखो नड मशक भी क्या है, सुशीर वाद्य यंत्र है, तो ये तो उत्तर होगा नहीं इसका। रावण तथा जंतर निशान ये तथ्य वाद्य यंत्र है, तारों वाले सतारा, लेकिन सुशीर वाद्य यंत्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, रावण तथा जंतर निशान सतारा। मंजीरा, जांच, थाली, खड़ताल धन वाद्य यंत्र है। अवनद वाद्य यंत्र है, मृदंग, चंग, खजरी, नौबतिया, अवनद। तो इस प्रकार ये जो वाद्य यंत्र की सारणी ये कितने प्रकार की है, 4 प्रकार के वाद्य यंत्र है, उनको अच्छे से आपको पढ़ना। आगे भी प्रश्न वाद्य यंत्र से हमेशा पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रासियों का लोक नृत्य नहीं है? लोक नृत्य से प्रश्न पूछा गया साथियों। लूर, वालर, कूद ये तो है ग्रासियों के, और मावलिया जो लोक नृत्य है ये कथोड़ी जनजाति के लोक नृत्य। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा मावलिया। आगे चलते हैं, वर्तमान राजस्थान के निर्माण में विभिन्न चरणों के क्रम में प्रथम राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? अगेन ये मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न है कि राजस्थान का अंतिम स्वरूप 7वें चरण में हुआ, लेकिन प्रथम चरण में इसका राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो मत्स्य संघ के उदयभान सिंह जी को यहाँ पे राज प्रमुख बनाया गया था। चौथे चरण में मान सिंह जी द्वितीय को आजीवन राज प्रमुख बना दिया गया, आजीवन राज प्रमुख बना दिया गया, और भोपाल सिंह जी को महाराज प्रमुख बना दिया गया था। तो साथियों याद रखना, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। निम्न में से कौन सी पुस्तकें महाराणा कुंभा के प्रसिद्ध शिल्पी गोविंद द्वारा लिखी गई है? महाराणा कुंभा कृषि प्रयोगशाला में स्पेशल लगते हैं, और मैंने आपको कई बार बताया कि पुस्तकें इनकी और इनके जो विद्वान है पूछे ही जाते हैं। तो गोविंद की पूछ ली, इनके विद्वान है, गोविंद है, मंडन है, तो गोविंद की पूछी गई है। उदार धोरणी बिल्कुल गोविंद की, कलानिधि गोविंद की, द्वार दीपिका गोविंद की, राजवल्लभ ये पुस्तक है मंडन की, ये मंडन की है। वास्तुकला से संबंधित पुस्तक है राजवल्लभ, तो ये मंडन की है वास्तुकला से संबंधित पुस्तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदार धोरणी, कलानिधि और द्वार दीपिका, किसमें ए, बी और डी 2 नंबर ऑप्शन। आगे चलते हैं साथियों, अगला काफी अच्छा प्रश्न है। कवि शंकर राव द्वारा रचित भीम विलास राजस्थानी की किस बोली में लिखी गई है? तो बहुत ही शानदार प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीट भी हो सकता है, नया प्रश्न है। कवि शंकर राव द्वारा रचित भीम विलास जो राजस्थानी की रचना है वो किस राजस्थानी भाषा में है? वो है अहीरवाटी में, अहीरवाटी में। पेनोरमा में डायरेक्ट दिया हुआ है, तो अगर आप पेनोरमा पढ़ रहे हैं तो आप इस प्रश्न को अच्छे से करके आए हो, और यही प्रश्न आपको आगे निकालेंगे। जो अलग आते हैं, हटके आते हैं, और आप उनको सही करके आते हो तो निश्चित तौर पे आप आगे निकलोगे। तो साथियों अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पुस्तक सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखी गई है? देखो पुस्तकों के बारे में प्रश्न आ गए, 3 प्रश्न आ गए, रचना, पुस्तक, इनके बारे में, तो इनको अच्छे से पढ़िए। सूर्यमल मिश्रण आधुनिक काल के जो कवि थे, इनकी पुस्तकें दी गई है। वंश भास्कर, रामर जाट, बिल्कुल जाट लिखी हुई है, वंश भास्कर तो सभी को पता जाट लिखी हुई है। ये राज रूपक नहीं है, राज रूपक ये नहीं है, ये इन्होंने सही लिखा, वीर बाण की है पुस्तक है। धातु रूपावली ये भी इनकी पुस्तक है। तो 1 2 3, 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये राम सी द्वितीय के टाइम वीर बाण जी ने राज रूपक लिखा था। अगला प्रश्न है, विश्व धरोहर स्थल रामगढ़ क्रेटर स्थित है। ये जियोग्राफी स्टार्ट होगी, तो ये सभी को पता है कि रामगढ़ क्रेटर
जियो हेरिटेज साइट है जो अभी जियो हेरिटेज साइट घोषित हुई है, रामगढ़ कलेक्टर 12 जिले में स्थित है। अच्छा प्रश्न है। निम्न में से निम्नलिखित में से 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले अरावली पर्वत श्रृंखला के शिखरों का सही समूह जो 1000 मीटर से ऊपर है और वो भी कन्मुआइज है, इस प्रकार का समूह इनमें से चयन करना है। रघुनाथगढ़ 1055, दूर मरिया जी या मोराई जी इनको बोल सकते हैं, जार के अंदर है। सायरा 900 है, तो ये गलत हो जाएगी। ऋषिकेश कमलनाथ की पहाड़ी 1001, 1017 देलवाड़ा, ये बिल्कुल सही है। इन्होंने बिल्कुल अच्छा प्रश्न किया इन्होंने। ऋषिकेश कमलनाथ की पहाड़ी देलवाड़ा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, लीलागढ़ ये बिल्कुल कम है, ये ऐसे कट जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋषिकेश कमलनाथ की पहाड़ी और देलवाड़ा। अच्छा प्रश्न है काफी। निम्न में से कौन सी जसनाथी उपपीठ नहीं है? जसनाथ जी की जो पीठें हैं 5 उपपीठ, इनमें से पांचला बमलू मालासर है, बिल्कुल है। बमलू भी है, सिद्ध है। पांचला सिद्ध भी है, मालासर भी है। एक लिखवा देसर है, लिखवा देसर ऑप्शन में नहीं है। और ये लालासर, लालासर बिल्कुल ये पीठ है जसनाथ जी की नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा लालासर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लालासर। साथियों, अच्छे से तैयारी करिए, काफ़ी अच्छे प्रकार के प्रश्न आरपीएससी पूछ रही है। चाहल पुजारियों का संबंध किस लोक देवता मंदिर से है? ये एक नया प्रश्न है, न्यू प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा गोगा जी। गोगा जी चौहान थे और उनके पुजारी जो चाहल पुजारी थे वो गोगा जी की पूजा करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोगा जी। अगला प्रश्न है, कोपेन के अनुसार कौन सा जिला समूह है? कोपेन के अनुसार कौन सा जिला समूह जलवायु प्रदेश के अंतर्गत AW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? कोपेन ने आपको पता है 4 भागों में बटा है, BW, HW, बीच वाला BSHW, CAG और एक है AW जो साउथ वाला है। साउथ वाले जिले है, तो बिल्कुल इसमें कौन सा ऑप्शन, 2 नंबर ऑप्शन बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, इजी प्रश्न है। निम्नलिखित में मृदा की विशेषताएं पूछी है। एक मृदा, पहला ऑप्शन है जो लवणों के प्रति उच्च प्रतिशत है, जिसमें लवणों का उच्च प्रतिशत हो, उच्च पीएच मान हो और जैविक पदार्थ की कमी हो, तो अपने वाली मृदा, मरुस्थल वाली मृदा, रेतीली मृदा, उबालू मृदा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी प्रश्न। नदियाँ दी गई है हमें। मैंने एक पहले वीडियो बनाया था कि आजकल नदियों के किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो सहायक नदियों के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये देख लो साथियों, सहायक नदियों से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले है काली सिंध। काली सिंध की परवन बिल्कुल राइट आंसर, राइट ये हो जाएगी। लूणी की सागी हो जाएगी, माई की अनास हो जाएगी, बनास की टूट हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर 1 में 3, लूणी सागी, बी में 4, ठीक है। 1 में 2, बी में 4, सी में 1, ये जो है 4 नंबर। साथियों, आपको याद रखने हैं सहायक नदियाँ अच्छे से। इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? एक साइड में जिला दिया गया है और दूसरी साइड में झीलें दी गई है। तो मिलाना है तालाब शाही बिल्कुल धौलपुर में, भीम सागर झालावाड़ में, याद करिएगा आप अच्छे से। जालौर बाल समझ जोधपुर में, ये गलत हो गया। दौसा, चिलमिली दौसा में है बिल्कुल। मोती सागर, ये मोती डैम भरतपुर टोंक में है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद जैत सागर बिल्कुल बूंदी में। इस तो भीमताल, भीमताल ये एक बार क्या कन्फर्म नहीं है, भीमताल एक उत्तराखंड में भी है और कोई जलप्रपात है भीम, वो बूंदी में है। तो इस प्रकार ऐसे करके इसका राइट आंसर मेरे ख्याल से बूंदी ही होगा। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या से प्रश्न आ गया, साथ ही आता ही आता है, W में है
और एओ में, सुपरवाइजर में आपके नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 11 के अनुसार सही आरोही क्रम में पूछा गया है, यानी बढ़ते क्रम में आपको बताना है कि जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 11 में कौन से जिलों में हुई थी, जनसंख्या बड़ी कहाँ थी। तो जनसंख्या बड़ी कहाँ थी, सबसे ज़्यादा इधर अपने बाड़मेर में, जैसलमेर में, इन जिलों में बढ़ी थी। जोधपुर में, जोधपुर वाला ऑप्शन जो लास्ट में है वो तो सही है, दो ऑप्शन ये ठीक है, ये ठीक है, ये काट दो, ये काट दो, इनमें से उसके बाद में बढ़ी थी तो इसका आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा, जयपुर और जोधपुर। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3। किस देश के सहयोग से राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना RFBDB, राजस्थान फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम किसकी सहायता से चलाया जा रहा है। तो ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 2011-12 में फ्रांस की एजेंसी के द्वारा स्टार्ट किया गया था और 8 वर्ष के लिए स्टार्ट हुआ है ये प्रोग्राम। आगे पूछा जा सकता है कि RFBD कब स्टार्ट हुआ था, 2011 में, कितनी अवधि के लिए, तो 8 वर्ष की अवधि के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। आगे ये सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम डीपीएपी का प्रश्न पूछा जाता है, अपने एग्रीकल्चर का प्रश्न होता है ना, तो मरुस्थल से रिलेटेड, कृषि के रिलेटेड डीपीएपी का प्रश्न पूछा जाता है। तो कई बार प्रश्न आया हुआ भी है, इसको आप अच्छे से सही करके आए हो। 1974-75 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है खनिज से संबंधित, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज बांसवाड़ा जिले के लीलवानी एवं नराड़िया क्षेत्र में पाया जाता है। तो लीलवानी फेमस है, आपको पता है, मैग्नीज के लिए, तो इसको सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर मैग्नीज हो जाएगा। एवं नराड़िया क्षेत्र कहाँ पाया जाता है। लीलवानी तो आपको पता है, लेकिन अगली बार केवल नराड़िया दे दिया जाए कि नराड़िया किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना आज से कि नराड़िया किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते साथियों, वन विभाग राजस्थान वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार राज्य का प्रति व्यक्ति औसत वन आवरण व वृक्षावरण है। नई वन रिपोर्ट से प्रश्न आए, वन रिपोर्ट 2023-24 वाली प्रश्न आए, तो इस प्रश्न का उत्तर है 0.037 हेक्टर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2000 ये जनसंख्या से वापस वो प्रश्न आ गया। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में साक्षरता दर क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम है। अच्छे से प्रश्न को पढ़िए, अधिकतम और न्यूनतम। साक्षरता दर अधिकतम इसमें कोटा में अपने सबसे ज़्यादा, उसके बाद जयपुर, उसके बाद झुंझुनू, और सबसे कम किसमें है अपने को पता है, जालौर। तो कोटा और जालौर, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अजमेर प्रतापगढ़ नहीं, जालौर कोटा नहीं, जयपुर 2 नंबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोटा और जालौर। राइट आंसर हो जाएगा कोटा और जालौर। जनसंख्या से देखो प्रश्न आ रहे हैं, तो जनसंख्या को अच्छे से पढ़ना है, खनिज से अच्छे से पढ़ना है, वन को अच्छे से पढ़ना है। राजस्थान में प्रथम चीनी मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी। उद्योग से प्रश्न आ गया, उद्योग से प्रथम चीनी मिल 1932 गोपाल सागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1932। राजस्थान में प्रथम चीनी मिल 1932 में स्थापित की गई थी। यदि प्रश्न, पार्लियामेंट पावर्स फंक्शन एंड प्रिविलेजेस ए कंपेरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक है, आपका करंट का क्वेश्चन है, KS चौहान। पुस्तक कई बार पूछी जाती है, अगर आप क्रोनोलॉजी पढ़ रहे हो अच्छे से तो आप इस प्रश्न को कर रहे हो अच्छे से।
आगे वाला प्रश्न अब फिर करंट का स्टार्ट हो गया। निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2024 का समग्र विजेता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। आगे चलते हैं। राजस्थान में सौर ऊर्जा विकास की असीम संभावना कथन है। बिल्कुल संभावना सौर ऊर्जा की नहीं होगी तो यहाँ क्या होगी? सौर ऊर्जा की बिल्कुल संभावना है। यहाँ पर संभावना इतनी ज़्यादा हो गई है, इसका नुकसान भी होने लग गया, टेम्परेचर बढ़ रहे हैं। पड़ला सोलर पार्क 2245 मेगावाट क्षमता वाला राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है। कारण है बिल्कुल राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है। 2245 मेगावाट क्षमता भी इसकी यही है। 2245 2245 ये याद रखना। पूछी जाती है कि बड़ला की कितनी मेगावाट की क्षमता है, तो 2245 मेगावाट। तो ए और दोनों सही है, परंतु एक की सही व्याख्या नहीं करता। ये सही गलत ही नहीं, सही व्याख्या करता है। व्याख्या तो कहाँ से करेगा? असीम संभावनाएं है, क्योंकि अगर इसमें दी होती व्याख्या की यहाँ पे कि दैनिक तापमान ज़्यादा रहता है, औसतन संडे ज़्यादा है, इस प्रकार का कोई ऑप्शन होता तो दोनों व्याख्या होती, लेकिन व्याख्या इसकी सही नहीं है। तो इसका प्रश्न वो हो जाएगा, एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट। ए और दोनों सही है, परंतु व्याख्या इसकी सही नहीं है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार राजस्थान का निम्नलिखित कौन सा जिला उच्चतम बहुआयामी निर्धनता सूचकांक वाला है? ये प्रश्न एक बार आप स्किप कर दीजिए। इस प्रश्न का जब भी मैं देख के आपको जल्दी बता दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। करौली, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, धौलपुर बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, जहाँ पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है हाईएस्ट, इसका ऑप्शन करौली या बांसवाड़ा में से हो सकता है राइट आंसर। इसको कंफर्म करके मैं आपको जल्दी बता दूंगा, करौली बांसवाड़ा में से हो सकता है। आगे चलते हैं। करंट के क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 निम्नलिखित में से किस देश ने आधिकारिक रूप से बोल्ड ईगल को अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने अमेरिका, यूएस, यूनाइटेड स्टेट ने बोल्ड ईगल को अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2024 में पूर्व विद्रोहियों जिन्होंने राष्ट्रपति बशर अल असद को अपदस्थ किया था के समर्थन से किसने सीरिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री का कार्यभार ग्रहण किया है? सलीम माटूम। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अल बशीर। मोहम्मद अल बशीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीरिया के जो विद्रोहियों के सहयोग से जो राष्ट्रपति बने थे बशर अल असद को हटाकर मोहम्मद अल बशीर। तो ये जो राष्ट्रीय इंटरनेशनल इवेंट है, अंतर्राष्ट्रीय, इनमें जो व्यक्तित्व है, जो राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है, इनका प्रश्न पूछा ही जा रहा है। आर एस में पूछा, यूआरओ में पूछा, जो पर्सनैलिटी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की और जो अभी इवेंट रिसेंटली हुई है उनसे व्यक्तित्व की राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या जो भी कोई सचिव है बड़ा, उनका प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप ध्यान में रखिए और इस प्रकार के प्रश्नों को स्किप ना करें, उनको अच्छे से याद करें कि कौन कौन कहाँ का पढ़ा है। याद करना पड़ेगा आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो, क्योंकि इसमें देखो 5000 लोगों ने पेपर दिए, एओ में सीट कितनी है? 50-52 सीट है, हाँ? तो बहुत ही कम प्रतिशत में सिलेक्ट होंगे बच्चे। तो इस प्रकार के प्रश्न आप सही करोगे तभी सिलेक्ट होंगे। तो डब्ल्यू में भी वही बात है, 28-29 हज़ार के आसपास फॉर्म आपके फिल किए हुए, 28-29 हज़ार के आसपास सॉरी, और सीटें हैं बहुत ही कम। तो इसलिए इस प्रकार के प्रश्नों को आपको करना पड़ेगा। हाल ही में नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। इस महोत्सव का आदर्श वाक्य क्या था? तो ग्रामीण भारत महोत्सव का आदर्श वाक्य था, गांव बढ़ेंगे तो अपना देश बढ़ेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा गांव बढ़े तो देश बढ़े। अगला प्रश्न है, 26 दिसंबर, ये देखो दिसंबर का करंट अफेयर आया है, यानी अभी अप्रैल में हुआ है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 5 महीने का। तो आप भी 5-6 महीने का करंट अफेयर डब्ल्यू के लिए पढ़िए। कोई भी वैकेंसी हो 5-6 महीने का करंट अफेयर पढ़िए।
26 दिसंबर 2024 को प्रदान किए गए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प को चुने। 15 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के बच्चों को पुरस्कार के लिए चुना गया। ये कथन और अगला कथन है, भारत सरकार असाधारण उपलब्धियों के 7 श्रेणियों में बच्चों को ये पुरस्कार PMRBP प्रदान करती है। तो ये 7 श्रेणी ठीक है, सही है, लेकिन ये 18 राज्यों के लिए पुरस्कार, 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पुरस्कार दिया गया था। तो एक असत्य और बी सत्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, ए असत्य और बी सत्य। राजस्थान में हाल ही में कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान प्रारंभ किया गया है। शुरुआती स्तर पर यह अभियान निम्नलिखित में किस जिले में प्रारंभ नहीं किया गया है? तो कर्म भूमि से मातृभूमि, ये आपको अभियान लग रहा होगा कि कोई प्रवासी है जो कि बाहर नौकरी कर रहा है और वहाँ नौकरी नहीं कर रही अपने राजस्थान में करे, तो ये गलत है, ये वो नहीं है। ये कैच द रेन, कैच द रेन जल संरक्षण के प्रति एक पहला अभियान आरंभ किया गया कि कर्म भूमि से मातृभूमि कैच द रेन जल संरक्षण के लिए। तो ये अभियान किन जिलों में प्रारंभ नहीं किया गया? तो ये जैसलमेर जिले में प्रारंभ नहीं किया गया है अभी तक। तो पाली, जोधपुर, सिरोही, यहाँ पे कैच द रेन बूंदों और वर्षा की बूंदों को पकड़ने के लिए, या इनका मतलब है कि जल संरक्षण करने के लिए पाली, जोधपुर, सिरोही, जयपुर यहाँ पे स्टार्ट किया। जैसलमेर इसमें नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जैसलमेर। हाल ही में जारी राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 का लक्ष्य 2030 तक कितनी नवीनीकरण ऊर्जा हासिल करना है? तो नीति जो भी लगभग 10 एक नीतियाँ आई है, उनको अच्छे से पढ़ना। RS में भी आया, IO में भी, और भी एग्जाम हुए, उनमें नीतियों के प्रश्न आए हैं। ये एग्रीकल्चर में भी आ सकते हैं। और ये एनर्जी वाली जो नीति है, स्वच्छ ऊर्जा नीति, नवीनीकरण ऊर्जा नीति, इसका टारगेट है 125 गीगावाट, जिसमें 90 गीगावाट किसके हैं? सौर ऊर्जा की, सौर ऊर्जा की। इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है कि 125 गीगावाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्या है? लंबी समय अवधि में सकल मौसम स्थितियों की अवस्था कहलाती है। लंबी अवधि के मौसम की जानकारी देना क्या कहलाता है? जलवायु। ठीक है, मौसम तो 1-2 दिन का होता है, जलवायु 30 से 35 सालों की घटना बताती है। आगे की बात करते हैं। संस्कार सारस्वत दिसंबर 2024 में बेंगलोर में आयोजित यूनिक सनराइज 86वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में सीनियर नेशनल मेंस डबल्स खिताब जीतने वाले राजस्थान के पहले शटलर बन गए। वे राजस्थान के किस जिले से हैं? इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि राजस्थान के जो खिलाड़ी है जिन्होंने कोई नेशनल इवेंट में हिस्सा लिया है, तो इन्होंने नेशनल इवेंट बेंगलोर में बैडमिंटन चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और सीनियर नेशनल में मेंस में डबल खिताब जीतने वाले पहले शटलर बने, तो वो राजस्थान के संस्कार सारस्वत जोधपुर जिले के है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। अगला प्रश्न है, ये लास्ट प्रश्न है साथियों। राजस्थान के राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में 12 जनवरी 2025 को कितने युवाओं को यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो यूथ आइकन अवार्ड से कितने युवाओं को सम्मानित किया गया? और युवा महोत्सव, राजस्थान के राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 12 जनवरी युवा दिवस पर आयोजित किया गया था और इसमें 11 युवाओं को दिया गया था यूथ आइकन अवार्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो इस प्रकार से ये आज EU का पेपर था, जिसमें राजस्थान के GK, राजस्थान करंट और नेशनल इंटरनेशनल करंट भी इसमें था। तो GK में क्या था? जियोग्राफी के 4-5 प्रश्न देखे और आर्ट एंड कल्चर के अच्छे अच्छे प्रश्न थे। हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री से 2-3 प्रश्न थे, मॉडर्न से 3 प्रश्न थे, और उस हिस्ट्री से 1-2 प्रश्न था, और कल्चर से अच्छे खासे प्रश्न आए। तो पढ़ना क्या है? आर्ट कल्चर को ज़्यादा फोकस करना, आर्ट कल्चर को ज़्यादा फोकस करो अभी से। और
जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको अच्छे से पढ़ो, चाहे आपको 4-5 दिन लग जाए लेकिन उसको कवर कर दो। 3 प्रश्न यहाँ आए, तीनों के तीनों सही होने चाहिए। और उसके बाद में क्या था, राजस्थान की हिस्ट्री, एशियंट में से सभ्यता, सभ्यता से 2 प्रश्न आए, काफ़ी अच्छे प्रश्न थे। एक तो ये था लेकिन ये दूसरा अच्छा था, गेरुए रंग वाला गणेश्वर से, तो ये पनोरमा में सीधा दिया हुआ, तो उनको अच्छे से पढ़िए। हाँ, और बाकी जो है आप रेगुलर पढ़ते रहिए, और जो भी एग्जाम पेपर हो रहे हैं उनको अपन देखते रहेंगे कि राजस्थान जीके से क्या क्या आ रहा है और करंट अफेयर से क्या क्या आ रहा है। और एग्रीकल्चर वाला पेपर भी अपन डिस्कस करेंगे जल्दी हो, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए साथियों। आने वाले एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र में अपन टॉप रैंक के साथ तैयारी करेंगे, और डब्ल्यू की भी टॉप रैंक के साथ, टॉप रैंक लाने के लिए डब्ल्यू की तैयारी करेंगे। इसलिए साथियों, आपको अगर सुपरवाइज़र में डब्ल्यू में टॉप रैंक के साथ सिलेक्शन करवाना है तो इस चैनल से जुड़ते रहिए। आपको अच्छा मार्गदर्शन इस राजस्थान में इस चैनल पर मिलता रहेगा। धन्यवाद।